Hi दोस्तों, I am Monis Misra. Today we are discuss about plant physiology, an important chapter photosynthesis. दोस्तों आज की क्लास में हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को कवर करेंगे। प्रयास करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने का और हम ट्राई करेंगे कि एक या दो लेक्चर में पूरे चैप्टर को पूरे कंटेंट को आपको दे देंगे। बच्चों देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं उसे हमें करना है। मैक्सिमम डिटेल क्लास में मैंने आपको करा दिया है। बच्चों बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे लेकिन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आइए जानते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है, आपको पता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो प्लांट फिजियोलॉजी में अब तो कुछ चैप्टर रिमूव भी हो गए हैं। अब जो बचा हुआ चैप्टर है पीजीआर, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इससे इसका वेटेज तो उतना ही है लेकिन इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 11th वाले सिलेबस की बात करें तो बच्चों हम ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर की तरफ चलेंगे। आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या करना है। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें एक बात जाननी जरूरी हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको किसने खोजा, क्या क्या किया। तो देखो ज़्यादा जनरल बातें हम नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इंडरगोनिक रिएक्शन है, आप जानते हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं तो इस पर हमें ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि हम उन टॉपिक्स को लेने वाले हैं जो नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आपको बताएं, जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। वो एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस को प्रूव करते हैं और उनको सबसे पहले किन किन साइंटिस्ट ने दिया ये समझना जरूरी है। बच्चों कौन कौन से साइंटिस्ट आए फोटोसिंथेसिस के लिए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव किए, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस पे अपना एक्सपेरिमेंट जो दिया, जिस साइंटिस्ट ने दिया, उन भाई साहब का नाम है प्रिस्टले साहब। क्या नाम बच्चों? प्रिस्टले। सबसे पहले जो दिया उनका नाम है प्रिस्टले। प्रिस्टले साहब ने क्या बताया समझिए। इनको कम से कम एक आइडिया तो था कि ऑक्सीजन नाम की कोई चीज है दुनिया में जिसे कोई भी लेकर के मतलब इनहेल करके जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन है कहाँ, प्रूव कैसे हो, इसको कोई नहीं बता सकता था, बता नहीं पाया था। तो ये आए, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बेलजार लिया, ऐसे एक बेलजार लिया, शीशे का बेलजार जिसे आप समझते हैं। इस बेलजार में इन्होंने क्या किया भैया, एक माइस को पकड़कर बंद कर दिया। किसको? माइस को। और क्या किया बच्चों, इन्होंने इसी में एक कैंडल रख दिया। इन्होंने देखा, जब 2 दिन बाद इस डब्बे को इन्होंने पैक कर दिया, ऐसे ही बंद कर दिया। 1-2 दिन बाद जब ऑब्जर्वेशन के लिए गए तो इनको मिला क्या कि इस बेलजार के अंदर जो माइस था, माइस ये डेड हो चुका था। क्या हो चुका था? डेड हो चुका था। जो बर्निंग कैंडल इसने लगाई थी, इसमें बर्निंग कैंडल लगाई थी इन्होंने, वो बर्निंग कैंडल भी बुझ चुकी थी। ये बर्निंग कैंडल भी बुझ चुकी थी। इनको एक बात कम से कम यहाँ से क्लियर हुई, कुछ इनको ऐसा लगा कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, जिसकी हेल्प से माइस जिंदा रह सकता था, जिसकी हेल्प से कैंडल बर्निंग हो सकती थी। इनको ऐसा लगता था कि प्लांट्स कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गैस या कुछ ऐसा निकालता है, प्लांट कुछ ऐसा निकालता है जिससे इनकी लाइफ चल सकती थी। इन्होंने उसको ऐड किया अपने एक्सपेरिमेंट में। दूसरे टाइम पर इन्होंने बच्चों क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया, समझिएगा, यहाँ पर अब एक प्लांट लगा दिया। प्लांट लगाया, यहाँ पर इन्होंने माइस रखा, यहाँ पर इन्होंने बर्निंग कैंडल लगाया। इन्होंने बंद कर दिया इसको, बेलजार को पहले की तरह ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने देखा क्या, जब ऑब्जर्वेशन किया तो इनको क्या मिला, इनको मिला कि माइस जो है ये लाइव था, मतलब ये जिंदा था, और कैंडल जो थी ये बर्निंग कंडीशन में थी। कैसे थी? बर्निंग कंडीशन में थी, मतलब ये बुझी नहीं थी। इन्होंने प्रूव किया कि कुछ प्लांट्स जो है वो कुछ ऐसा एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। मतलब इन्होंने ऑक्सीजन पर पहले काम किया। सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो प्रिस्टले साहब थे। कौन था बच्चों? प्रिस्टले साहब थे। सबसे पहले साइंटिस्ट प्रिस्टले साहब थे
और इन्होंने इस पर काम किया, लेकिन इन्होंने ना ऑक्सीजन को देखा, ना इन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया कि ये ऑक्सीजन है। बस इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा है जो निकलता है जिससे प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन ये कब निकलता है, किस टाइम निकलता है, दिन में निकलता है कि रात में निकलता है, इसके बारे में ये कुछ खास नहीं बता सके, कुछ बता नहीं पाए। तो इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था बेटा, जिसका नाम था, इनके बाद आए जिनका नाम था इंजनहाउस। क्या नाम था, इधर मैं लिखता हूँ, उन साइंटिस्ट का नाम था इंजनहाउस। इंजनहाउस साहब ने क्या बताया, इंजनहाउस कह लीजिए, इंजनहाउस कह लीजिए, नाम तो इनका क्रिटिकल है ही भाई साहब, लेकिन अब ये कहना है तो पढ़ना है तो कहना ही है। इंजनहाउस साहब आए, इन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं जिससे मुझे पता चले। इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया। क्या प्लांट लिया बेटा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक्वेटिक प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट। और इस एक्वेटिक प्लांट्स को इन्होंने एक, मान लीजिए कि डब्बे में या बेल जार में बंद किया। ये एक्वेटिक प्लांट इन्होंने ऐसे रख दिया इसमें। इन्होंने पाया क्या, इन्होंने पाया कि जब दिन का समय था तो क्या होता था, दिन के समय में इस प्लांट से होता क्या था, यहाँ पर कुछ बबल्स निकलते थे। समझिएगा, यहाँ पर इन्होंने देखा कि इस प्लांट के बाहर कुछ इस तरह से बबल्स दिखाई देते थे, छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते थे। ऐसा देखा इन्होंने, देखा कि कुछ बबल्स बाहर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब रात का समय होगा, ये किस टाइम में, इन डे टाइम, डे टाइम में यहाँ पर कुछ बबल दिखाई दिए, बबल दिखाई दिए। लेकिन रात के समय में कोई बबल नहीं दिखाई दे रहा था, रात के समय में कुछ नहीं था। इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने प्रूव किया इंजनहाउस साहब ने कि कुछ ऐसा है जो प्लांट दिन के समय में करता है लेकिन रात के समय में नहीं करता। उसी प्रोसेस को इसने कहा कि यह प्रोसेस कुछ और नहीं है, यह प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस है। और जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो उस समय क्या होती है, दिन के समय में रेट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, बबलिंग होती है। तो यहाँ पर इसने प्रूव किया कि प्लांट्स दिन के समय में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट दिन के समय में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, प्लांट्स कब फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसको बताने का काम किसने किया, इंजनहाउस साहब ने किया। किसने किया बच्चों, इंजनहाउस ने किया। इसके बाद जब ये प्रूव हो गया तो अब प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, कौन सी ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसको बताने का काम एक दूसरे साइंटिस्ट ने किया। आप लोगों को मैंने कराया है सब डिटेल्ड में। उसका नाम था सैक। क्या नाम था बच्चों, सैक, जूलियस वान सैक। जूलियस वान सैक ने पर्चमेंट पेपर की हेल्प से पर्चमेंट पेपर लगाया और उसने देखा कि जितनी दूर पर उसने पेपर लगाया था उतनी देर पर रेट ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, क्योंकि उतनी दूर पर क्या था, जो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स थी, उनके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे और वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। और वो जो था वो पार्ट एलोइस होता जा रहा था, जबकि दूसरा पार्ट जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही थी वो पार्ट ग्रीन था। तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट की और क्लोरोफिल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया और बताया कि लीफ में फूड फार्मेशन प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पर हो रही है, तो उसको बताने का काम ये सैक ने किया। सैक ने बताया कि किसी भी लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसने क्या बताया बच्चों, इसने बताया कि किसी भी लीफ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम है क्लोरोफिल होते हैं। और ये क्लोरोफिल होते कहाँ हैं, एक स्पेशल टाइप की सेल्स है जिनका नाम है मीजोफिल सेल्स। इस मीजोफिल सेल्स में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस पूरी बात को बताने का काम इस सैक ने किया। किसने किया बच्चों, सैक ने। 3 साइंटिस्ट का नाम मैंने अभी तक आप लोगों को बताया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम प्रिस्टले साहब था, बेलजार एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि माइस, कैंडल या बर्निंग एक्सपेरिमेंट या बेलजार एक्सपेरिमेंट किसने डिस्कवर किया, तो प्रिस्टले साहब ने खोजा था। इंजनहाउस ने क्या किया, O2 को बबल के फॉर्म में ऑब्जर्व किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया कि डे टाइम में होती है, टाइम बताया उन्होंने। जबकि सैक साहब ने क्या बताया, सैक साहब ने ये बताया
कि प्लांट के एक स्पेशल ऑर्गन में ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि लीफ, और लीफ में फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होती है जहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल्स में होते हैं। इसको बताने का काम किसने किया? इसको बताने का काम बच्चों सैक ने किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, जब ये सैक साहब जाते हैं तो इनके बाद, सैक के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं एंगलमैन। कौन आया बच्चों? एंगलमैन। एंगलमैन ने ये प्रूव किया, जो एंगलमैन साहब हैं उन्होंने ये बताया कि आखिर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इनका नाम है एंगलमैन। एंगलमैन बच्चों, एंगलमैन ने प्रूव किया, इन्होंने ये बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, देखो इन्होंने क्या किया कि जो सनलाइट आ रही थी, मान लो यहाँ पे सूर्य भगवान चमक रहे हैं, ये सनलाइट आती थी, तो इस सनलाइट के सामने इन्होंने बताया यहाँ पर एक प्रिज्म लगाया। इन्होंने क्या लगाया? यहाँ पर एक प्रिज्म लगा दिया ऐसे, और इन्होंने देखा कि जो लाइट यहाँ से सनलाइट आती थी वो सनलाइट एक फोटॉन, मतलब एक पैकेट के फॉर्म में आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म पर पड़ती थी, ये प्रिज्म पर पड़ते ही अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती थी, ऐसे अलग अलग 7 डायरेक्शन में, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डायरेक्शन में निकल जाती थी, मतलब, और ये जो 7 डायरेक्शन में निकलती थी, इनके 7 कलर दिखाई देते थे, और इनके ये 7 कलर कौन कौन से थे, इसको प्रूव किया एंगलमैन ने। एंगलमैन मतलब बोले तो अलग अलग एंगल पर चले जाना, रेज का, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एंगलमैन ने साहब ने इसको प्रूव किया कि जो सनलाइट आती है, वो इन्होंने बीच में एक प्रिज्म लगा करके ये प्रूव किया कि उनके कलर कितने हैं। इन्होंने प्रूव करके बताया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें जो लाइट आ रही है, वो लाइट अकेले एक सिंगल किसी कलर में नहीं है, वो 7 कलर में है, और उसको इन्होंने बताया विबग्योर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बताया? विबग्योर के फॉर्म में इसे प्रूव किया, विबग्योर के फॉर्म में बताया। साथ साथ इन्होंने देखा था अपने एक्सपेरिमेंट में, जो मैंने आपको डिटेल्ड कराया हुआ है, कि किस रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती थी। एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट लेकर के मैंने आपको बताया था। इन्होंने देखा कि जो ब्लू रीजन है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो इन्होंने कहा कि ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है, समझिएगा। रेड रीजन और ब्लू रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम देखने को मिला? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। कहाँ पर होती है? ग्रीन लाइट में। गलती से भी आप लोग कभी इसको ग्रीन को ये मत समझिएगा कि ये पत्तियां हरे कलर की होती हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा ग्रीन रीजन में होता है। बिल्कुल नहीं होता, समझिएगा, बिल्कुल नहीं होता बच्चों। इसलिए नहीं होता क्योंकि ग्रीन रीजन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो इसलिए जानते रहेंगे ग्रीन रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे कम होती है। इसको याद रखेंगे, मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन रीजन, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन। ये बात बताया इन्होंने। किसने बताया? एंगलमैन साहब ने। एंगलमैन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, वान नील का नाम आपने तो सुना भी होगा। नील का नाम किसने नहीं सुना होगा? सब लोग जानते होंगे। रामायण में एक नल नील थे, पत्थरों को फेंक देते थे। रामायण जानते ना? हाँ, रामायण सबने देखी होगी। जो पत्थर को फेंक देते थे समुद्र में तो तैरने लगता था, वही नील साहब। हाँ, उन नील साहब ने अपना प्रयोग किया, पानी पर ही किया बच्चों। हाँ, उसमें भी उन्हें मतलब बताया ना, वाटर के स्पेशलिस्ट थे वो। वहाँ भी स्पेशलिस्ट थे क्योंकि पानी के ऊपर पत्थर फेंक देते तो तैरने लगता था। यहाँ भी समझिएगा, वही नील साहब ने यहाँ पर क्या बताया? उन नील साहब ने ये बताया, यहाँ पर उन्होंने बच्चों ये कहा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो इसमें ऑक्सीजन आ रही है, ये O2 कहाँ से आ रही है? भाई इन्वायरमेंट में दो ही चीज़ें, या तो पानी है या तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकल ही रही है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो पानी, मतलब 2 ऑप्शन था, एक या तो ये बता सकते थे कि CO2 से आ रही, या तो बता सकते थे H2O से आ रही। लेकिन इन्होंने अपना इम्प्रूव दिया, इन्होंने अपने को प्रूव किया
विद द हेल्प ऑफ वाटर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन। इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन comes from O2 comes from इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन आती है, कहाँ से आती है? तो इन्होंने बताया H2O कहाँ से आती है? पानी से आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया प्रिस्ले साहब का, आपको एक एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया इंजनहॉस साहब का, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया सैक साहब का, इसके बाद आपको एक समझ में आया एंगलमैन साहब का, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के क्रम में आपको बता दिया वान नील साहब का एक्सपेरिमेंट। इतने एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आए बच्चों, तो इसके बाद हम एंट्री करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ, कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है और क्या क्या ज़रूरतें हैं, उस पर बात करेंगे बच्चों। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस रिएक्शन को जानना जरूरी है। एंगलमैन ने क्या किया, प्रिस्ले ने क्या किया, सैक्स ने क्या किया, वान नील ने क्या बताया, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि इसके बाद हम बात करें, अच्छा बच्चों, रूबेन और कैमन ने भी प्रूव किया था ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को, कि रूबेन और कैमन ने प्रूव करके बताया था कि ये कहाँ से आता है। मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे है। अभी मैं इसके आगे का पॉइंट लेता हूँ, समझिएगा। जब ये टॉपिक खत्म होता है तो हम लोग चलते हैं सीधे फोटोसिंथेसिस की तरफ। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? सब लोग बताएंगे सर कि सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे सर क्लोरोप्लास्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है, एक ग्रेनम थैलेक्वाइड होता है। ग्रेनम थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन की ही बात कर लेता हूँ बच्चों। अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो अगर हम आपसे पूछें, समझिएगा, अगर आपसे पूछें कि फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शन होते हैं, तो आप सिंपल कहेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसको आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन कह सकते हैं बच्चों। और दूसरा जो रिएक्शन का टाइप है उसे आप कह सकते हैं डार्क रिएक्शन कह नहीं सकते हैं, कहते ही हैं डार्क रिएक्शन, समझिए, उसे आप डार्क रिएक्शन कहते हैं बच्चों। लाइट रिएक्शन जो है, इसमें आप 2 तरह का पाथवे पढ़ते हैं। एक पाथवे जिसे आप कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा एक बच्चों टॉपिक है जिसे आप बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, समझिएगा। इसमें आप पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जबकि डार्क रिएक्शन में आप क्या पढ़ते हैं? इसमें आप पढ़ते हैं बच्चों C3 साइकिल, C4 साइकिल, C3 साइकिल। इसी में आप पढ़ते हैं C4 साइकिल, इसी में आप पढ़ते हैं कैम साइकिल। अब बच्चों देखो, सबके अपने कॉमन नेम भी हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। C3 साइकिल को कॉमनली कैल्विन साइकिल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन और मेल्विन ने इसकी डिस्कवरी किया था। C4 साइकिल को कॉमनली हैच एंड स्लैक साइकिल कहा जाता है, कैम साइकिल को क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल कहा जाता है। मैं उस सब पे भी डिटेल बात करूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, दूसरे को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। जबकि डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। एक बात यहां से अब याद करने वाली है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन यह है कि लाइट रिएक्शन क्या लाइट की प्रेजेंस में होता है या लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात, क्या डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में ही होता है, प्रेजेंस में नहीं हो सकता?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए लाइट की ज़रूरत, मतलब लाइट ना होगी तभी डार्क रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डार्क रिएक्शन हो सकता है, लाइट की उपस्थिति में भी डार्क रिएक्शन हो सकता है। कोई नीड ज़रूरत नहीं है कि डार्क रिएक्शन। नाम क्यों रख दिया गया मिसनॉमर हो सकता है, नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि यहाँ पर लाइट था तो इधर डार्क रख दिया गया होगा, हो सकता है। ऐसे कुछ नाम है जो मिसनॉमर है बायोलॉजी में, उसको हम लोग सीखते चलेंगे। बच्चों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले लाइट रिएक्शन की, तो ये लाइट रिएक्शन से अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कि वो कहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो इसका आंसर है ग्रेनम थैलेकॉइड में होता है। कहाँ पर होता है, ग्रेनम के थैलेकॉइड में होता है, थैलेकॉइड में होता है, ये आपके ग्रेनम थैलेकॉइड में होता है। डार्क रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन बच्चों सबसे पहले देखने को मिला था कहाँ पर, तो ये आप बताएंगे कि सर ये स्ट्रोमा में देखने को मिला है। कहाँ पर देखने को मिला है, स्ट्रोमा में। ये बात कर रहा हूँ, आउटलुक, छोटी छोटी बातें हैं इनको, लेकिन जानना जरूरी है। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेनम थैलेकॉइड में होता है ना। चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रोमा क्या है और ग्रेनम थैलेकॉइड क्या है और कहाँ कहाँ पर ये होता है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लेते हैं इस टॉपिक को तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपको मैं दिखाता हूँ क्लोरोप्लास्ट। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इस स्ट्रक्चर को मैं डबल मेम्ब्रेनस कर देता हूँ क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसलिए आपको डबल मेम्ब्रेनस बनाना जरूरी है। ये मैंने डबल मेम्ब्रेनस बना दिया। आपके सामने एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों, ऐसा ऐसा इस फॉर्म में एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक बुर्ज खलीफा ऐसे और दिखाई देगा इसी के साथ साथ में, ये दो बुर्ज खलीफा आपको इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाई देंगे। ये हो गया, दोनों बुर्ज खलीफा को कनेक्ट करता हुआ एक कनेक्टिंग लिंक ओवरब्रिज यहाँ पर पाया जाएगा, ऐसा जो दोनों दूसरे में एक दूसरे से मिलना जुलना चाहे तो आ जा सके। ये भी एक रास्ता है बच्चों। इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसमें मैं एक फ्लूइड भर देता हूँ, चलो ये एक फ्लूइड भर देता हूँ, ऐसा फ्लूइडी स्ट्रक्चर कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन में इसके अपने राइबोसोम भी पाए जाते हैं, वो सब बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ उतनी बात कर रहा हूँ। देखिए बेटा, ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, समझिएगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। इसको ग्रेना बोलते हैं बच्चों। जो ये आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा है, इसमें आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सिंगल क्वाइन को थैलेकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलेकॉइड कहा जाता है। सिंगल क्वाइन को थैलेकॉइड कहा जाता है। और ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड के अंदर भी कुछ गैप दिखता है, इसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसको ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन। बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, अब देखो समझना यहाँ से है, आगे का पॉइंट यहीं से आने वाला है जो क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, नो प्रॉब्लम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज ग्रेना। ग्रेना के जो छोटे छोटे क्वाइंस हैं, उन क्वाइंस को हम बोलते हैं क्या, ग्रेना के जो छोटे छोटे क्वाइंस हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं थाइलेकॉइड। समझना है, क्वेश्चन पूछेगा डार्क रिएक्शन इज अकर्स इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा कहाँ गया, खाली खाली जो पोर्शन दिख रहा है जिसमें रेड रेड पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका नाम मैं स्ट्रोमा रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्ट्रोमा हो गया। स्ट्रोमा में क्या होता है भैया, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। नोट इट डाउन, खोपड़ी में बैठाइएगा। डार्क रिएक्शन इज अकर्स इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में क्या, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल कहाँ चलेगी, यहीं पर चलेगी। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि डार्क रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन में क्या, C3 साइकिल चलेगी आपकी, C4 साइकिल चलेगी इसी में, और इसमें क्या चलेगी, इसी में आपकी कैम साइकिल चलेगी। क्या चलेगी भैया, कैम साइकिल चलेगी। ये सब इसमें होगा। बेटा समझिएगा, समझना क्या है
कि डार्क रिएक्शन तो यहाँ चला गया, अभी बचा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होने वाला है बच्चों? देखो ये आपके पास जो एक बुर्ज खलीफा है, ये एक बुर्ज खलीफा है, इस दोनों में आपको अब मैंने बताया कि ये जो बाहर वाला है इसको बोलेंगे थाइलेक्वाइड। क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड। इसी की मेम्ब्रेन पर इसके दो मेम्ब्रेनस है ना, ये भी अभी आपको बताएंगे बाद में। इसकी मेम्ब्रेन पर आप देखेंगे तो इसके मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं दो फोटोसिस्टम। क्या पाए जाते हैं? दो फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम को बोलते हैं पीएस फर्स्ट और एक फोटोसिस्टम को बोलते हैं पीएस सेकंड। फोटोसिस्टम कुछ और नहीं है, लाइट को पकड़ने वाला एक एंटीना है, लाइट को कैच करने वाला एक एंटीना है। जैसे तुम्हारे घर में एक डिश टीवी लगा हुआ सिग्नल को कैच करता है और तुम्हें टेलीविजन पे दिखाता है, वैसे ही सेम, कुछ और नहीं है। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होता है। क्या होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होता है। कहाँ पर होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड बोथ आर प्रेजेंट ऑन विच पार्ट, कहाँ पाया जाएगा? तो आप बताएंगे सर इस पर पाया जाएगा, थैलेक्वाइड के ऊपर पाया जाएगा। अब बच्चों पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों है भाई साहब, तो इसलिए अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि जब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों रहेगा, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको, तो आपको पता है कि क्या होगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर चलेगा। अब ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बनेगा। ये भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आगे प्रोसेस बनाऊंगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ, लेकिन याद रख सकते हैं आप एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्योंकि आप 60 में पढ़ रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। और क्या होगा? कितनी प्रोसेसेस होंगी नॉन साइक्लिक में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इस रिएक्शन से आपको इतना याद रखना है कि ग्रेनम थैलेक्वाइड में थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पाया जाएगा, जिससे यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा तो एटीपी और NADH2, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रही होगी बातें। बात करेंगे बेटा इसमें बीच में जो जुड़ा हुआ सिस्टम है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बेटा स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। इसका नाम है, हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली पर एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है पीएस फर्स्ट। यहाँ पर पाया जाता है पीएस फर्स्ट, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि दो सिस्टम पाए जाते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भैया पीएस फर्स्ट पाया जाता है स्ट्रोमा लैमेली पर, और पीएस फर्स्ट पाया जाता है तो क्या करता है आपको पता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकेले कर लेता है पीएस फर्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ होगा। कहाँ पर होगा आप समझेंगे? स्ट्रोमा लैमेली में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएस फर्स्ट कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा लैमेली पर पाया जाता है। स्ट्रोमा लैमेली क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच का? ग्रेनम थैलेक्वाइड। ग्रेनम थैलेक्वाइड को आपस में जोड़ने वाली लिंक है, जिसके बीच में क्या है आपका? ये वाला पीएस फर्स्ट है, और पीएस फर्स्ट है तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज अकर्स इन कहाँ पर? तो भाई देखो पीएस फर्स्ट यहाँ भी है तो यहाँ भी अकेले, यहाँ साइक्लिक भी हो सकता है, यहाँ भी साइक्लिक हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्पेशली अकर्स इन ग्रेनम थैलेक्वाइड की आउटर मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। देखो मैंने फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको मैंने बता दिया है आपको कि भाई देखो ये आपका अंदर वाला जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर मैंने बनाया स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, जिसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल आती है। मैंने कहा कि इसमें दो आपको ऐसे बुर्ज खलीफा जैसा स्ट्रक्चर, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरे को कंबाइंडली ग्रेना कहा जाता है, अकेले सिंगल एक यूनिट को ल्यूमेन कहा जाता है। ल्यूमेन के आउटर मेम्ब्रेन पर पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट पाए जाते हैं। पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ही हम जेड स्कीम कहते हैं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन या लाइट रिएक्शन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए ही होता है जिससे एनर्जी बने, और एनर्जी के फॉर्म में वहाँ हमें एटीपी और NADH2 के एक एक मॉलिक्यूल मिलते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेली में देखने को मिलेगा, और स्ट्रोमा लैमेली में
2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मैं बताऊंगा कब और कैसे। आइए कंटिन्यू करते हैं अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ। बच्चों देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हम यहां लिखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है बेटा, देखो यहां पर आपके पास होते हैं 2 फोटो सिस्टम, एक ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम आपके पास ये है। आप इन्हें एंटीना मॉलिक्यूल कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, ये बीच में यहाँ मैं रख देता हूँ, ये है आपका, समझिएगा, यहाँ पर है क्लोरोफिल ए, यहाँ पर भी है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। ये आपके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं। बाहर से इनके कुछ एसेसरी पिगमेंट लगे होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, जैसे कि आपके कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिन और जैंथोफिल जिन्हें तुम कहते हो, कंबाइंडली कैरोटिनॉइड कहते हैं। जैसे कि अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बाहर से इनको आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर से जो लगा हुआ है, ये एसेसरी पिगमेंट है। इसका नाम नहीं लिखता हूँ मैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए बीच में नेसेसरी पिगमेंट के फॉर्म में यहाँ पर है, जिसे एंटीना मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप। एंटीना मॉलिक्यूल का मतलब ये है द मॉलिक्यूल विच आर एब्जॉर्बिंग द रेडिएंट ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की ऊर्जा को, रेडिएशन को पकड़ने का काम करता है। देखिए अब बात करेंगे बच्चों, इसने पकड़ा, किसको पकड़ा, यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सन भगवान है, इन्होंने लाइट दिया, इन्होंने जब लाइट दिया, ये लाइट आई, तो इस लाइट को पकड़ने का काम किसने किया, एंटीना मॉलिक्यूल ने किया। इसको एक सिस्टम नाम दे देता हूँ, इसको एक सिस्टम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ PS सेकेंड, ये आपके पास PS सेकेंड है। इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम है PS फर्स्ट, ये PS फर्स्ट है, क्योंकि लाइट ऑलवेज PS सेकेंड से PS फर्स्ट की तरफ जाती है। बच्चों PS सेकेंड की जो कैपेसिटी होती है वो आपको पता है कितने नैनोमीटर की होती है, वो 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितने, 700 नैनोमीटर। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा, मैं इधर लिखता हूँ, ये इट एब्जॉर्ब अप्रॉक्सीमेटली 700, कितना बच्चों, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितने को, 700, समझिएगा, इट एब्जॉर्ब अप्रॉक्सीमेटली 700, यहाँ पर 700 नैनोमीटर लिख दिया। ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये कितनी लाइट को, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। 680 नैनोमीटर लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा। होता क्या है, जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट की रेडिएंट को एब्जॉर्ब किया, होता क्या है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस एनर्जी को होल्ड कर सके। आपको पता है कि जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके कैपेसिटी खत्म हो जाती है होल्डिंग की, सीधा ओमिट करने लग जाता है। ज़्यादा एनर्जी हो गई तो ओमिटिंग होती है भैया। यहाँ से फिर क्या हुआ कि जब इसने एनर्जी ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब एनर्जाइज होता है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ उछाल देता है, और जब उछालता है तो यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड, जिसका नाम है क्या, फियोफाइटिन। क्या नाम है, फियोफाइटिन। यहाँ पर फियोफाइटिन होता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और पकड़ करके भेज दिया किसके पास, यहाँ पर होता है प्लास्टोक्यूनान। क्या होता है, PQ के पास। और PQ ने इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे, कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, सब लाइन से लगे हुए हैं। PQ ने भेजा साइटोक्रोम BCF के पास, साइटोक्रोम BCF, यहाँ लिख दिया मैंने। साइटोक्रोम BCF के बाद इलेक्ट्रॉन फिर आगे के लिए भेज दिया जाता है, कंटिन्यू आगे की प्रोसेस भेजता रहता है। कैरियर में PQ, साइटोक्रोम BCF, फिर इसके बाद आपका PC, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, और प्लास्टोसाइनिन से सीधा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, क्लोरोफिल ए या फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ निकला था, समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला था, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें, आपको दिखाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले, यहाँ आए, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ आए, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते यहाँ आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गए PS फर्स्ट के पास। बच्चों PS फर्स्ट ने भी इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन इसने, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। यहाँ बीच में एक ATP का फायदा भी हुआ है, एक ATP मॉलिक्यूल का फायदा हुआ है, ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है।
बीच में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर एडीपी आईपी ने मिलकर के एटीपी बनाया। यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल ए, फोटो सिस्टम ए जैसे ही एनर्जाइज होता है ये क्लोरोफिल यहाँ से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन याद रखने वाली बात यह है कि पीएस फर्स्ट के पास यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड फियोफाइटिन था, यहाँ पर FeS है, आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, FeS आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। FeS ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही उसने किसको दे दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया FD के पास, फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन के बाद FMNR आता है, FMN या FNR या FNR आता है, उसने FMN को दे दिया और फिर उसके बाद ज़्यादा प्रोसेस वहाँ पे चलते, लेकिन आपको FD जानना है, FD को देता है और FD के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या फॉर्मेट होता है, NADP प्लस से बनता है क्या, NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन FD से आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर FES के पास जाता है और इसने FD को भेज दिया, फिर ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, NADP प्लस से NADPH2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। NADPH2 जो है ये NADPH2 के फॉर्म में बन गया, ये तो एनर्जी का फॉर्म है, NADPH2 का फॉर्मेशन तो हो गया। लेकिन अभी एक बात बची रह गई, वो बात क्या बची रह गई, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ था तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल बना था। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बना था, यहाँ पर बना था, और इस इलेक्ट्रॉन होल को अगर देखें तो इस फॉर्म में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल बन गया था। और अब इस इलेक्ट्रॉन होल को कंप्लीट कौन करे भैया, तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, इस PS सेकेंड के पास हमें इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग करानी, हमें जो है ऑक्सीजन की H2O की स्प्लिटिंग करानी पड़ती है, फोटोलिसिस कराना पड़ेगा। किसके पास, यहाँ पर हम लोग फिर H2O के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कराएंगे। H2O की जब स्प्लिटिंग कराएंगे तो ये H2O टूटेगा, 2H प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेसेंट, ये बाहर की तरफ निकल जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब समझिएगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा और ये 2H प्लस कहाँ जाएगा और O2 कहाँ जाएगा, तो भैया देखिएगा 2H प्लस, ये प्रोसेस आप कहाँ देख रहे हैं, ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर देख रहे हैं। किस पे देख रहे हैं, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर देख रहे हैं। तो जो ये 2H प्लस है ये तो चला जाता है ल्यूमेन के पास, कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ल्यूमेन में, ये ल्यूमेन में चला जाएगा। जबकि ये जो आपका हाफ O2 है ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा लौट करके यहाँ चला आता है, इसकी जो फुलफिल करने के लिए, इसकी जो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होल बना था इसको फुलफिल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस चला आता है। इस पूरी प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ निकलता है वहाँ से वापस नहीं आता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से फोटोलिसिस करानी पड़ती है। फोटोलिसिस के बाद जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये जो है ग्रेनम थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर होता है। दूसरी बात, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को जेड स्कीम या जेड पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से और यहाँ से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो जेड लाइक मैनर में बन रहा है, इसलिए इसे हम जेड स्कीम या जेड पाथवे भी कहते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें बात करते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ NADPH2 मिले, कितने नंबर ऑफ ATP मिले। तो आप कहेंगे कि सर NADPH2 के 1 नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ATP का 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। बस इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिएगा बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कुछ नहीं है, इसमें आपने देखा कि 2 सिस्टम काम कर रहे थे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिंगल एक सिस्टम काम करता है। देखते हैं, तो इसमें बेटा आपका क्या काम करता है, एक ही सिस्टम काम करता है। जैसे कि मैंने ये बना दिया, ये एक सिस्टम है और इस फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ PS फर्स्ट की लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, आपको पता है 700 नैनोमीटर है।
कितना है 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद ये PS भी अपने इलेक्ट्रॉन को सेम कंडीशन में अपने यहाँ पर जब इसने लाइट एंटीना मॉलिक्यूल यहाँ लिख देता हूँ, एंटीना मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके इसने भी फोटो सिस्टम फर्स्ट इसका जो PS फर्स्ट है यहाँ से इसने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्व करके कहाँ भेजा, यहाँ से भेज दिया यहाँ पर, और यहाँ पर होता है FES जिसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इसको रिटर्न बैक करता है, किसको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपके गया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बना हुआ है, और ये इसके बाद कहाँ जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ से निकल करके कहाँ पर जाएगा, FES से जाएगा FD के पास, साइटोक्रोम B6 के पास, फिर कहाँ जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ से निकल करके FD से PQ के पास, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, ऐसा यहाँ से PQ के पास और PQ से होता हुआ साइटोक्रोम B6 के पास, फिर यहाँ से PC के पास, और PC से होता हुआ इलेक्ट्रॉन कम बैक रिटर्न टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ पर फिर से लौट करके चला जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिन वाले प्लेस पर फिर से वापस आ जाता है, इसलिए इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में फ़ायदा क्या होता है भाई, क्या फ़ायदा होता है, हम लोग कह रहे थे कि इसमें आपने ये सब तो देख लिया, अब ये यहाँ पे PC है, यहाँ साइटोक्रोम BC यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, इस साइक्लिंग के चलने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ क्या, तो यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, एक ET के साइटोक्रोम B6 के पास और एक यहाँ पर PQ, फेरेडॉक्सिन नहीं लिखा था बेटा सॉरी, इसमें एक इसके बीच में PQ से पहले एक फेरेडॉक्सिन FD काम करता है, यहाँ पर ऐड करना होगा FD से होता हुआ PQ के पास, PQ से साइटोक्रोम B6 पे पास, फिर इसके बाद आपका PC के पास। अब यहाँ पर जो है एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ होता है और एक ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो एक ATP का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। फ़ायदा क्या हो जाता है, 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फ़ायदा क्या हो जाता है, 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लौटता है तो ये इलेक्ट्रॉन होल भी फिल हो जाता है। कंपैरिजन करना होगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस ये है भैया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कहाँ पर होता है, वो ग्रेनम थैलेक्वाइड पर होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो स्ट्रोमा लेवली पर होता है। दूसरी बात अगर करें कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें नंबर ऑफ ATP कितने बनते हैं, और या फोटो सिस्टम पहले जनरल बात कर लें तो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS first and PS second both photosystem are operate, but in cyclic photophosphorylation only one single photosystem first is only operate, केवल और केवल photosystem first ही operate होता है। Second thing, दूसरी बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि in non cyclic photophosphorylation one molecule of NADPH2 and one molecule of ATP formate, while as in cyclic photophosphorylation 2 molecule of ATP is formed, no any one NADPH2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म, कोई भी NADPH2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें कि इन द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक्ड और फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है एंड वाइल एज कंपेयर टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई भी फोटोलिसिस देखने को नहीं मिलती है। तो आपको इजी वे में पूरे रिएक्शन समझ में आए होंगे, कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये वाली प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी। दैट्स एनफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दोनों के कंपैरिजन याद होने चाहिए, दोनों के कंपैरिजन याद होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड याद होने चाहिए, दोनों के रिसीविंग कंपाउंड याद होने चाहिए, दोनों का ये PS फर्स्ट का एब्जॉर्बिंग कितना मॉलिक्यूल ऑफ कितनी कैपेसिटी है एंटीना मॉलिक्यूल की, कितना एंटीना मॉलिक्यूल की कैपेसिटी है PS फर्स्ट की, कितना मॉलिक्यूल की कैपेसिटी है PS सेकंड की, ये भी होना चाहिए। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी है, इसके बाद आपको इसमें कुछ भी बहुत परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बच्चों, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है और ये कहाँ पर चलता है, तो इसे हमें जानना है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर आ गए हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फिर से
कल के लेक्चर में आगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कंटिन्यू करेंगे हम। केमी ऑस्मोटिक थियरी क्या है उसको बताएंगे, केमी ऑस्मोटिक थियरी के बारे में। कुछ है नहीं, केमी ऑस्मोटिक थियरी भी सिंपल, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ेंगे। केमी ऑस्मोटिक थियरी जो ग्रेनम थैलेक्वाइड है उसके आउटर सरफेस पर आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड पाया जाता है। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड क्या करता है, वहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ H2O, पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं, जो H2H प्लस के फॉर्म में आपका इनर साइड के अंदर में जो है H प्लस कंटेंट बढ़ता जाता है, और H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बढ़ता है तो ल्यूमेन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता जाता है। F0 F1 पार्टिकल की हेल्प से ADP IP टूट करके ATP फॉर्मेशन करता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, बट मैं इसको कल कराऊंगा, केमी ऑस्मोटिक भी, और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के साथ साथ मैं कल कवर कर लूंगा डार्क रिएक्शन भी। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी, फिर मिलेंगे।